Hello students, in our previous class we have discussed about the circular flow of income, in which we have seen about two models, the two sector model and the three sector model. हमने हमारी पिछली क्लास में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पहले के दो मॉडल्स को देख लिए थे, जो कि टू सेक्टर मॉडल था और थ्री सेक्टर मॉडल था. आज की क्लास में हम लोग फोर सेक्टर मॉडल और फाइव सेक्टर मॉडल को डील करेंगे. So now comes the four sector model. So four sector model क्या होता है? If we look into the modern monetary economy, the four sector model comprises of a network of four sector economies, and these includes household sector, firms or producing sector, government sector and financial sector. जब हम लोग आय के चक्रीय प्रवाह को चार सेक्टर इकोनॉमी में देखेंगे तो उसमें हमारा हाउसहोल्ड सेक्टर आता है, घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र. जब हम लोग यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र में क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंज्यूमर से सेविंग्स लेते हैं, कंज्यूमर्स की सेविंग्स को रखते हैं, कंज्यूमर्स की बचत को अपने पास रखते हैं और उसी बचत को वो लोग बाद में इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ करते हैं. इन्वेस्टमेंट मीन्स विनियोग के रूप में वो उसको यूज़ करते हैं और वो विनियोग के रूप में जाता है प्रोड्यूसर्स के पास. ये जो डायग्राम है ये सर्कुलर फ्लो को बता रहा है फोर सेक्टर इकोनॉमी में, जहाँ पर कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, फिनेंशियल सेक्टर्स हैं और गवर्नमेंट है. अगेन हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं. कंज्यूमर्स ने अपने रिसोर्सेज को, लैंड, लेबर, कैपिटल को प्रोड्यूसर्स को दिया, उसके बदले में प्रोड्यूसर्स ने उनको इनकम और वेजेस दिया. इसी रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और इस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं अपने सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए. और जब वो लोग इस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले में वो एक्सपेंडिचर, इस गुड्स एंड सर्विसेज को वो मॉनिटरी वैल्यू में परचेज कर रहे हैं, तो ये इनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया. प्रीवियसली जब हम लोगों ने टू सेक्टर मॉडल देखा था तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कंज्यूमर्स जितने भी उनके इनकम है उसको वो लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर देते हैं, वो लोग इनकम के किसी भी पार्ट को सेव नहीं करते हैं. ये हमने उसमें देखा था टू सेक्टर मॉडल में. थ्री सेक्टर मॉडल में हमने देखा था जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आया था तब हम लोगों ने ये देखा था कि कंज्यूमर्स जो है अपने इनकम के कुछ पार्ट को गवर्नमेंट को दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन और उसी राजस्व को गवर्नमेंट यूज़ करती है स्पेंडिंग के फॉर्म में. अब जब यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर आ गया है तब यहाँ पे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो इनकम है अब वो और भी ज़्यादा वाइड वे में डिवाइड हो जाएगी. अब कंज्यूमर्स क्या करेंगे, पहले तो अपने इनकम को स्पेंड करेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, उसके बाद वो अपने इनकम के कुछ पोर्शन को सेविंग्स में रखेंगे, सेविंग्स बचत करके रखेंगे. फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो बैंक और नॉन बैंकिंग जो इंटरमीडियरीज हैं उनके पास में कंज्यूमर सेक्टर्स क्या करेंगे, अपने सेविंग्स रखेंगे, अपनी बचत को रखेंगे और कुछ जो इनकम का पार्ट जो बच जाएगा उसको वो गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेशन के फॉर्म में दे देंगे. अब जो सेविंग्स था कंज्यूमर सेक्टर का वो फाइनेंशियल सेक्टर के पास रखा हुआ है. इसी सेविंग्स को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में किसको देगी, प्रोड्यूसर्स को देगी. प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, इसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेंगे काय के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए. और इससे क्या होगा, ये अगेन इन्वेस्टमेंट करेगी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए. अब जब ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करेगी तो फिर से यहाँ से उनको रिसोर्सेज मिलेगा, फिर वो रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे, रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो वेजेस एंड इनकम देंगे और फिर ये सर्कुलर फ्लो जो है वो चलता जाएगा. इसके बाद आता है फाइव सेक्टर मॉडल. फाइव सेक्टर मॉडल में हम लोग इकोनॉमी को फाइव सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे, पांच क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे, जो कि आपका होगा घरेलू क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विश्व. पूरा विश्व इसमें आ जाएगा. और जब हम लोग यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड करेंगे तो जो हमारा जो मॉडल है वो एक क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे. यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे. ये जो हमारा डायग्राम है इट डिस्क्राइब्स अबाउट द फाइव सेक्टर मॉडल. यहाँ पे देखेंगे तो हाउस होल्ड सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है,
फिर आया गवर्नमेंट सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर और ओवरसीज सेक्टर्स। ये जो ओवरसीज सेक्टर्स है दे आर द इंटरनेशनल सेक्टर, द इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट्स, और यहीं से ही हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करेंगे, आयात और निर्यात का काम करेंगे। अब यहाँ पे फिर से वही चीज होगी, हाउस होल्ड सेक्टर्स अपने रिसोर्सेज को बिजनेस सेक्टर को सप्लाई करेंगे, लैंड लेबर कैपिटल को देंगे, और बिजनेस सेक्टर्स क्या करेंगे, रेंट इंटरेस्ट और डिविडेंड्स हाउस होल्ड सेक्टर्स को देंगे। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो इनकम आ गई, अब वो उस इनकम को किस किस जगह में सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। पहले तो वो इस इनकम को सिर्फ कंजप्शन एक्सपेंडिचर में करते थे, जो हमने 2 सेक्टर में देखा था, लेकिन अब वो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो वो अपने इनकम को कंजप्शन एक्सपेंडिचर में स्पेंड करेंगे, जो कि बिजनेस सेक्टर में जाएगा। फिर वो उस इनकम का कुछ पार्ट को टैक्सेशन के फॉर्म में करों के रूप में गवर्नमेंट सेक्टर को देंगे, और नेक्स्ट उस इनकम को फाइनेंशियल सेक्टर में बचत के रूप में रखेंगे, और उसके बाद जब इंटरनेशनल मार्केट में वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जब करेंगे तभी भी वो अपने इनकम के उस पार्ट को यूज करेंगे। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर का जो टैक्सेशन था, उसको बिजनेस सेक्टर्स, गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग करेगी, और वो पैसा जाएगा बिजनेस सेक्टर के पास। बिजनेस सेक्टर से वो सब्सिडीज के रूप में उसको वो स्पेंड करेगी, या गुड्स के परचेसेस के रूप में वो उसको स्पेंड करेगी। सेकेंडली, जो सेविंग्स था फाइनेंशियल सेक्टर में, जो सेविंग रखा हुआ था हाउस होल्ड सेक्टर का, उसी सेविंग्स वाले अमाउंट को बिजनेस सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करेगी। और नेक्स्ट जो है ओवरसीज सेक्टर्स में जो इंपोर्ट वाले जो अमाउंट थे ओवरसीज सेक्टर्स का, उसी को बिजनेस सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट के रूप में यूज करेगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 5 सेक्टर इकोनॉमी में जो सर्कुलर मोशन फ्लो है वो इस तरीके से चलता रहेगा। नेक्स्ट कम्स लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। यहाँ पर ये आता है कि लीकेजेस क्या होते हैं, रिसाव क्या होता है, और इंजेक्शंस क्या होते हैं, अंतःक्षेपण क्या होता है। वैसे तो ये डायग्राम से पता चल रहा है, लीकेजेस मतलब कि यहाँ से जो नल से जो डॉलर गिर रहा है दैट इज लीकेजेस, मतलब कि इकोनॉमी से जो पैसा जो बाहर जा रहा है उसको हम लोग रिसाव या फिर लीकेजेस कहते हैं। और यहाँ पे जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन इटसेल्फ मीन्स कि किसी चीज़ को किसी इनपुट देना। सो जब इकोनॉमी में पैसे आते हैं तब वो हमारा इंजेक्शन कहलाता है। अब लीकेजेस इन द सर्कुलर फ्लो, यहाँ पे क्या बता रहा है, जो वो सारे फ्लो वेरिएबल्स जो कि इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं या फिर इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्शन के स्पेस में ला देते हैं, दैट इज़ नोन एज लीकेजेस। तो यहाँ पे हमारा सेविंग्स, टैक्सेस और इम्पोर्ट्स, ये सारे लीकेजेस हैं। सेविंग लीकेजेस इसीलिए है क्योंकि सेविंग को हम लोग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में दे रहे हैं, और वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो सेविंग्स है वो बाद में इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ हो जाएगा, इसलिए सेविंग्स जो है वो लीकेजेस हैं। उसके बाद जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन लीकेज इसलिए है क्योंकि टैक्सेशन हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, और गवर्नमेंट उसी टैक्स को यूज़ करके गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग में लगा देती है। और जो इंपोर्ट है वो भी लीकेजेस है। इंपोर्ट इसलिए लीकेज है क्योंकि इंपोर्ट हम लोग जब वर्ल्ड मार्केट से कुछ परचेज़ करते हैं तो उस परचेज़ के बदले में हमको उनको मनी पे करना होता है, उसका हमको चार्ज पे करना रहता है, इसलिए इंपोर्ट भी है जो वो है लीकेजेस। नेक्स्ट इज़ योर इंजेक्शन। इंजेक्शंस वो होते हैं जो कि एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन प्रोसेस को एक्सपैंड करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाते हैं, उसको वाइड करते हैं, और वो एक इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। सो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और जो एक्सपोर्ट है वो हमारे इंजेक्शंस हो गए। इन्वेस्टमेंट जो है वो इंजेक्शन इसीलिए हो जाएगा क्योंकि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो फाइनेंशियल सेक्टर से पैसे लेती है गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्ट करने के लिए। सो अल्टीमेटली वो जो अमाउंट है वो इकोनॉमी में इंजेक्ट होकर आ रहा है, इकोनॉमी में वो पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन से राजस्व, टैक्स के थ्रू, करों के द्वारा जो वो राजस्व को एकत्रित करती है, उस राजस्व को वो अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करती है। सो अल्टीमेटली वो अमाउंट भी इकोनॉमी में इनपुट हो रहा है।
सिमिलरली जब एक्सपोर्ट होता है तो हम लोग हमारे देश के गुड्स को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर के देशों में देते हैं। तो हम जब अपने गुड्स को बाहर के देश में देते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं हमको उसके बदले में पे करते हैं, तो फॉरेन अमाउंट जो है, फॉरेन करेंसी जो है वो हमारे इकोनॉमी में आएगा। सो इस तरीके से जो ये डायग्राम है ये हमको पूरे इंजेक्शंस और लीकेजेस के थ्रू बताया जा रहा है। ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। अगेन यहाँ पे हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी में आ गए जहाँ से हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था। हाउस होल्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज को देंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देंगे, फैक्टर सर्विसेज को प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स में देंगे और यहाँ से उनको फैक्टर पेमेंट्स मिलेगा। उस फैक्टर पेमेंट्स को, वो जो उनका इनकम है वो अब यहाँ पे लीकेजेस के फॉर्म में जाएगा। लीकेजेस के फॉर्म में कहाँ कहाँ जाएगा, सेविंग के रूप में जाएगा बैंक को, टैक्सेस के रूप में जाएगा गवर्नमेंट को, और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर के रूप में जाएगा फॉरेन कंट्रीज को। क्लियर। अब इसके बाद क्या हो रहा है, जब वो बैंक के पास गया तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स उसको यूज करेंगे, सेविंग को इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करेंगे, तो वो अगेन हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, तो वो इंजेक्शन हो गया। टैक्सेस को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में यूज होगा, गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, गुड्स का परचेज करेगी, तो वो फिर से इकोनॉमी में इनपुट होते जा रहा है, इंजेक्ट होते जा रहा है। और जो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर है वहाँ पे ये क्या होगा, एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक्सपोर्ट होगा मतलब जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स गुड्स का प्रोडक्शन करके फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगी तो उसके बदले में उसको अमाउंट मिलेगा, वो उसका जो अमाउंट रहेगा मतलब वो फॉरेन करेंसी हमारी इकोनॉमी में आ रही है, तो दैट इज योर इंजेक्शन। Now the question arises, why and how saving becomes a leakage, tax becomes a leakage and import becomes a leakage। सेविंग लीकेज क्यों हुआ, ये क्वेश्चन आता है, कैसे और क्यों सेविंग जो है वो लीकेज है। सेविंग्स लीकेजेस इसीलिए होते हैं बिकॉज हाउस होल्ड सेक्टर से उनके इनकम का कुछ पोर्शन जो है वो निकल करके फाइनेंशियल सेक्टर में चला जाता है। अब जब वो फाइनेंशियल सेक्टर में चला गया तो जो बिजनेस सेक्टर है अगेन उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो क्या करेगी, फाइनेंशियल सेक्टर से उस पैसों को इन्वेस्टमेंट के रूप में लेगी और वो उसको इन्वेस्ट करेगी, इसीलिए जो सेविंग्स है वो लीकेज कहलाता है। नेक्स्ट कम्स टैक्स। टैक्स क्यों लीकेज है, टैक्स को हम लोग जो कर होते हैं, कर राजस्व, उसको हम लोग रिसाव क्यों कहते हैं, वो इसीलिए रिसाव होता है क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। अब जब गवर्नमेंट को उन्होंने टैक्स दे दिया मतलब कि इकोनॉमी से कुछ पोर्शन, इनकम का कुछ पोर्शन है वो निकल करके चला गया, इसीलिए जो टैक्स है वो लीकेज कहलाता है। थर्ड है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्यों लीकेज है, इंपोर्ट लीकेज इसीलिए कहलाता है क्योंकि जब हम लोग फॉरेन कंट्री से या अब्रॉड से या इंटरनेशनल मार्केट से कुछ गुड्स को ख़रीदते हैं तो उसके बदले में हमको उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो जब हम लोग अमेरिका से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अमेरिका से कुछ खरीद रहे हैं, कुछ गुड्स का परचेज़ कर रहे हैं, तो हम लोग उनको अमाउंट पे करेंगे, तो जो हमारी करेंसी है वो उनके वहाँ चली जाएगी, अमेरिकन कंट्रीज़ में चले जाएगी, अमेरिका को मिल जाएगी, तो हमारी इकोनॉमी से हमारी करेंसी का जो हो रहा है वो लीकेज हो रहा है और वो लीकेज होकर के फॉरेन कंट्री में जा रहा है। सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम लोग ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है वो कैसे आता है। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट को स्टडी करने के लिए हम लोग 5 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखेंगे कि कैसे एक 5 सेक्टर सर्कुलर फ्लो में इक्विलिब्रियम का कंडीशन आता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जहाँ हमारे लीकेजेस बराबर हो जाते हैं इंजेक्शन से, वहाँ पर इक्विलिब्रियम आता है। तो यहाँ पे हमारे लीकेजेस क्या हैं, सेविंग्स हैं, टैक्सेस हैं और इम्पोर्ट्स हैं, ये हमारे लीकेजेस हो गए। और हमारे इंजेक्शंस क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट। तो जब हमारा एस, टी और एम बराबर हो जाता है आई, जी और एक्स से, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारा सेविंग्स है $100। अब हम लोग इन सारी चीज़ों को डॉलर के टर्म्स में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग 5 सेक्टर इकोनॉमी में देख रहे हैं, 5 सेक्टर मॉडल में देख रहे हैं और 5 सेक्टर मॉडल में इंटरनेशनल मार्केट आता है। दैट्स वाई वी आर टेकिंग ऑल द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सेविंग्स हमारा $100 है, टैक्सेस हमारा $150 है, इम्पोर्ट्स $50 है। सो दीज ऑल आर अवर लीकेजेस।
इन्वेस्टमेंट हमारा $50, गवर्नमेंट स्पेंडिंग $100 और एक्सपोर्ट्स जो है $150 है। ये हमारे हो गए इंजेक्शंस। सो व्हेन वी विल पुट दिस इनटू द इक्वेशन, हमारा इक्वेशन है S + T + M = I + G + X। तो जब हम लोग इसको इक्वेशन में डालेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा हमारा जो राइट हैंड साइड है, जो हमारा लीकेज है दैट इज $300 और हमारा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज अवर लीकेजेस जो कि $300 है और जो हमारा इंजेक्शन है वो है $300। तो जहाँ पर हमारा इंजेक्शन और लीकेज एक दूसरे के इक्वल हो गया दैट इज द स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हेन डिसइक्विलिब्रियम कम्स। अब डिसइक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम तो हमने देख लिया कि जब लीकेजेस इक्वल होते हैं सेविंग से, इंजेक्शन से। अब डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? डिसइक्विलिब्रियम तब होता है जब हमारा लीकेजेस और इंजेक्शंस एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो लीकेजेस और इंजेक्शंस एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, इट मीन्स या तो लीकेज ज़्यादा होगा इंजेक्शन से या तो लीकेज कम होगा इंजेक्शन से। सो ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है S, T and M is not equal to I, G and X। तो पहला हम लोग इक्वेशन देखते हैं, कंडीशन देखते हैं जब हमारा जो लीकेज है वो ज़्यादा है इंजेक्शन से। तो अगेन यही सेम जो एग्जाम्पल था, इसी एग्जाम्पल को हम लोग पुट करके देखेंगे, इसी सेम वैल्यू को हम लोग उस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेविंग्स है $150, टैक्सेशन है $250 और जो हमारा M है वो है हमारा $150। ये ग्रेटर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट से दैट इज 75, गवर्नमेंट स्पेंडिंग $200 एंड X इज योर $150। नेक्स्ट देखते हैं इंजेक्शन जब ज़्यादा है और लीकेजेस जब कम है। तो लीकेजेस में ये नए वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। सेविंग्स हमारा यहाँ पे 50 हो गया, टैक्सेशन 200 और जो हमारा इंपोर्ट है वो 125 हो जाएगा और इंजेक्शंस में हमारा इन्वेस्टमेंट 75, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारी 200 हो गई और जो एक्सपोर्ट है वो $150 हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो इंजेक्शन है वो ज़्यादा है हमारे लीकेजेस से। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या महत्व है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट वन इज द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हम लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें हमको ये देखना रहता है कि हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना इनकम आ रहा है, हमारे पास ट्रांसफ़र इनकम्स कितने हैं, सब्सिडीज़ कितने दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ना रहता है। सेकेंड वन इज नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस का ये मतलब है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जितने भी 4 सेक्टर्स हमने देखे, 2 सेक्टर देखे, 5 सेक्टर्स देखे, ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए हम लोगों को सर्कुलर फ्लो को देखना होता है। द नेक्स्ट इज अनएंडिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अनएंडिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और इसीलिए हम लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखना होता है। बिकॉज अगर इकोनॉमी में कुछ ब्रेक डाउन होता है तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी वो ब्रेक डाउन होता है और उस कारण से हमारा जो नेशनल इनकम है उस नेशनल इनकम में वो इफेक्ट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंजेक्शंस एंड लीकेजेस आते हैं। इंजेक्शंस एंड लीकेजेस आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। इकोनॉमी में जैसे जैसे रेसेशन, इन्फ्लेशन, प्रॉस्पेरिटी होते रहता है, वैसे वैसे इकोनॉमी में इंजेक्शंस और लीकेजेस भी होते हैं। तो इन इंजेक्शंस और लीकेजेस के कारण से सर्कुलैरिटी होती है, फ्लो इनकम के फ्लो की जो सर्कुलैरिटी होती है, सर्कुलैरिटी तो ब्रेक नहीं होती, बट उसमें इकोनॉमी में जो मनी का जो फ्लो होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो, वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। दिस सेज दैट सर्कुलैरिटी नेवर स्टॉप्स। इट मीन्स दैट कि भले ही इंजेक्शंस हो, भले ही लीकेजेस हो, बट जो सर्कुलैरिटी होती है इनकम की वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, with the discovery of innovative technology both in the field of production, in the field of consumption, management, exchange,
इवन अगर गवर्नमेंट भी कुछ न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, फिनेंशियल सेक्टर्स किसी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, कुछ न्यू इनोवेशन करते हैं, कुछ न्यू इन्वेंशन करते हैं, उससे भी जो सर्कुलैरिटी रहती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, उसमें कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होता. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. यहाँ से हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है. इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर लुकिंग इनटू द नेशनल इनकम. हम अपनी अगली क्लास में राष्ट्रीय आय को देखेंगे. वी विल सी हाउ नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड द इनोवेशन, हिस्ट्री बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल इनकम, और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि नेशनल इनकम की गणना करने में हेल्पफुल होती है, और कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.